चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें 40,125 अगर वैसे आप साथ साथ देखें तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कितने बच जाएंगे 125 बच जाएंगे। देखिए ध्यान से 125 बच जाएंगे। आप अगर कुछ नहीं करना तो 125 बच जाएंगे। वैसे अगर हम इसको करते 200 हुए 200 वर्गाकार बैठाना है। एक तरफ से 200 अगली तरफ से 200 की पंक्ति बनी है। कितना हो जाएंगे 40,000 हो जाएंगे। ठीक ना। तो बचे कितना 125 बच जाएंगे। समझिए बात को। या तो इसका क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका क्या कर देंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। किससे भाग विधि से। पहली बार 2 बार जाएगा। ठीक ना। ये पेड़ पीछे से बनता है। यहाँ 2 का पेड़ बन गया 4 बचा है। ये हो गया 4 हो गया 0 2 बार गया। आप 0 एक बार लेंगे। अभी तो जाएगा नहीं 0 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 25। अब फिर नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा 40 फिर से 3 बार जाएगा 125 ही तो है। फिर से यानी कि 200 हो गया इसका। कितना है 200 गुणे 200। ठीक है। तो बचेगी कितना 125 बच जाएंगे। जब वर्गाकार रूप में उनको व्यवस्थित करा जाएगा 40,125 को कितने बचेंगे 125 बचेंगे। आगे चले। अगला लिखा क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स 1/√2 किस पर होगा ये 45 पर होगा। यानी कि π/4 पर होगा 45 डिग्री पर होगा। ठीक है ना। π/4 पर साइन 1/√2 किस पर होगा 45 डिग्री पर। साइन 1/√2 किस पर होगा 45 डिग्री पर होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है ना। आगे चले। मुख्य मान हमसे पूछ ही रहा है। मुख्य मान पूछ रहा है। एक सेकेंड रोकिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल कीजिए। ठीक ना। अगला समीकरण हल करिए। क्या है x/5 लगा दिए है ना। x/5 माइनस y/6 इंटू 5x + 6y कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। कोशिश करिए। मल्टीप्लाई तो करना है। x/5 लिखा है। x/5 माइनस y/6 इंटू में क्या लिखा है 5x और प्लस 6y यही तो लिखा है। तो ऐसे गुणा करिए। x/5 का इससे गुणा करेंगे तो x/5 का 5x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x²।
इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसका होगा तो आपका बनेगा प्लस, ये हो जाएगा 6xy/5, ठीक ना, यानी कि x/5 का कर दिया। अब हम करेंगे -y/6 का, तो -y/6 का इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा -5xy/6, इसका इससे होगा तो हो जाएगा -y², यही तो बनेगा। कर लीजिए, ये हो गया x² प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ आपका गुणा होगा तो हो जाएगा 36xy, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -25xy -y², आपका हो गया x² -11 सॉरी +11xy बटे में 30 -y²। है ऐसा कोई ऑप्शन? कौन सा बना? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। कितना होगा? नहीं आएगा? अरे भाई, जितना था उसे 50% ज्यादा अंकित कर दिया। हाँ, जितना था, जैसे 100 था तो कितना अंकित कर दिया? 150 अंकित कर दिया, ठीक ना, 50% ज्यादा अंकित कर दिया। 25% का डिस्काउंट दे दीजिए, इस पर 25% का डिस्काउंट देंगे तो 150 का कितना बनेगा? 3/4 बचेगा। 3/4 या इसी को कहेंगे 150 गुणे 75/100, चाहे कहिए, एक ही बात है ना। तो कितना बनेगा? ये सॉल्व कर लीजिए, दशमलव में बन रहा होगा। 25 या 75, 750/4, 750/4, 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 35। हाँ, वही कह रहे 112.5, 112 हो रहा ना, 112.5। तो कितने का लाभ हुआ? 12.5 का लाभ हुआ, 12.5 का लाभ हुआ। आगे चलें, क्या कह रहे हैं? उसका कोई मतलब नहीं है, जो आगे लिखा 25%, उसको लगता है 25% का लाभ है, लेकिन आपको बताना कि सही लाभ क्या है, ठीक ना। उस 25% जो लिखा उसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। आगे चलें, उसको लगता है, जैसे हमको लग गया कि 25, जैसे 50% बढ़ाए 25% का डिस्काउंट दे दिए तो लगा कि 25% का लाभ हो रहा, लेकिन वास्तव में लाभ क्या है? 12.5% का। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय तो बेहद आसान है, कोई मतलब है नहीं, कर लेंगे सभी लोग। 75 से 250 को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 250/75, 250 किलोमीटर चलना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये हो जाएगा टाइम। कितना आया? 3 घंटे। आगे चले, सॉरी 3 घंटे नहीं, हाँ 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। आगे चलिए, 3 सही 1/3 आ रहा है ना, 3 सही 1/3, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। आगे चलिए नेक्स्ट पर। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए।
वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए ऐसे करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का है, समान किस्तों में चुकाना है। कितना ऋण लिया है? 1025 का ऋण लिया है। 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका किस्त वाला तो नहीं है ना, ये पहले किस्त वाला ही निकाल लेते क्योंकि वार्षिक भुगतान करना है। तो देखिए 5% से है तो कितना बनेगा? 21/20 और आगे क्या बनेगा? 441/400 बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसे देखिए इसका 21/20 बना और 441/400 बना। जब आप 21 रुपये का किस्त देंगे तो आपका ऋण कितने का चुकता होगा? 20 रुपये का। और जब 441 का किस्त देंगे तो आपका ऋण कितने का चुकता होगा? 400 का होगा। लेकिन दोनों जगह किस्त क्या होगी? समान होगी। तो दोनों किस्त समान करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? 21 से गुणा कर देंगे। ये किस्त कितने की हो जाएगी? 441 की हो जाएगी। और ये ऋण कितने का हो जाएगा? 420 का हो जाएगा। तो टोटल कितना आपने चुकता कर दिया? 820। और वैसे आपका ऋण कितना है? 1000 कितने का है? 1025 का। ठीक ना? 820 बराबर 1025। हमें एक किस्त बताना है। एक किस्त यानी कितने का वैल्यू चाहिए? 441 का। तो 820 बराबर 1025, इसलिए 441 बराबर 1025/820 गुणे 441। ठीक ना? और अभी डिस्क्राइब कर देंगे, पहले ये सॉल्व कर लीजिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त होती है वो ब्याज सहित होती है, और साधारण ब्याज में जो किस्त होती है वो ब्याज रहित होती है। उसमें ब्याज जुड़ा नहीं होता है, यहाँ पर ब्याज जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे आपने 21 का दिया, अब आप कुछ लोग 21 सोच रहे, ऐसे चलेगा ना? 105/100 में चलेगा पहले, 105/100। ठीक ना? यानी कि 21/20। आगे जब जाएंगे तो n स्क्वायर होता है। जैसे 1 प्लस क्या होता है? 1 प्लस r/100 की पावर n होता है। तो यहाँ पर n जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? इस प्रकार से चलता है। अरे यार, यहाँ किस्त देना है ना, इंस्टॉलमेंट। अरे किस्त यार, अब हिंदी बता रहे हैं इंग्लिश कह रहे हैं? जैसे आपने पैसा ले लिया और किस्त में आप चुका रहे हैं तो एक किस्त कितने की पड़ेगी? ठीक ना? हर साल कितना देगा? इतना किस्त देगा। कितना बना ये जरा बताइए सॉल्व करके। ज़्यादा आ जा रहा है? ज़्यादा नहीं आ रहा होगा यार। 500 समथिंग आएगा। हाँ वही कह रहे हैं ना, 500 समथिंग आएगा। 551.25। 551.25। इतना याद रखना है, जो साधारण ब्याज होता है वो ब्याज रहित होती है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें ब्याज सहित होगा किस्त, पहली किस्त। ठीक ना? और साधारण ब्याज में ब्याज रहित होगी पहली किस्त। आगे चलिए, फिर से समझिए। छोटू उनको नहीं, कर्ण सिंह को नहीं समझ में आया। देखिए, जैसे आपने पहले साल देखा तो बना 105/100 बना ना, 5% से। आपका जो ऋण है वो 100 रुपये का है, तो आपको देना पड़ेगा कितना? 105 रुपये देना पड़ेगा। ठीक ना? हाँ पहले साल, समझे बात? फिर अगले साल जब आएंगे तो ये हो जाएगा 105 गुणे 105/100 गुणे 100 बन जाएगा।
ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर में चलता है, उत्तरोत्तर चलता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, सक्सेसिव में चलता है। जैसे आपका ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n होता है, तो दूसरे साल जाएंगे तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर में फंक्शन चलने लगेगा, स्क्वायर में चलेगा तो ये हो जाएगा 441/400। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 400 का ऋण तब चुकता होगा जब आप कितना देंगे, 441 देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले साल आप 21 रुपये का किस्त देंगे, अगले साल 441 का देंगे, दोनों किस्त क्या होगी, समान होगी। इस किस्त को समान करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिए हैं, 21 से गुणा कर दिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। आप सोच रहे 2 साल का ब्याज निकाल लें, जोड़कर 2 से भाग कर देना, वैसे नहीं आएगा भाई। आगे चलें, चलिए। अब किसी दिन आपको अगले दिन या कल परसों में आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त है दोनों एक साथ क्वेश्चन करा देंगे, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक ना, पूरा बेसिक करा देंगे। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है और उनका महत्तम 100 तक 12, वो संख्याएं क्रमशः है। तो आसान है, 1 2 3 है, अनुपात क्या 1 2 3 है, ठीक ना। इनका एचसीएफ मासा क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 12, तो जो भी संख्या रही होगी उसमें 12 कटाओ, एचसीएफ ही कैंसिल होगा। जो भी संख्याओं का अनुपात दिया सब में एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगी 12, अगली हो जाएगी 24, अगली हो जाएगी 36, ठीक ना। जब भी आप संख्याओं का रेशियो लेंगे तो उसमें क्या कैंसिल होगा, जो एचसीएफ होगा वही कैंसिल होगा। जैसे हमने कहा कि आप अनुपात ले लीजिए किसका, 3 6 का, तो 1 2 बनेगा, तो इसका एचसीएफ कितना था, 3 था ना। आगे चलें, चलिए। तो अनुपात में अगर एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगी। नेक्स्ट पर चलें। क्वेश्चन बदल रहे हैं कि बस वैसे चल रहा है? किसी किसी दिन एक आध क्वेश्चन लगाते ही नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट लिखा है a² + b² माइनस 9 नंबर ही मैं पढ़ रहा हूँ 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 माइनस 0.4 गुणे 0.02 बटे में 0.36, ये लिखा है ना। तो जो ऊपर लिखा है वो लिखा है a² + b² माइनस 2ab लिखा है, ठीक ना, a² + b² माइनस 2ab, यानी कि वो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, लिखा है 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 माइनस 0.4 गुणे 0.02 लिखा है, 02 लिखा है, ठीक है ना। देखिए ये लिखा a², ये हो गया आपका b² और ये हो गया माइनस 2ab, ठीक ना। 2 जो है वो इसमें गुणा हो गया ए वाले में, इसलिए 0.4 दिखाई पड़ रहा है। इसको ऐसे लिख दीजिए -2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 हो गया ना 2ab, और बट्टे में क्या लिखा था 0.36, आपका हो गया ऊपर हो गया a² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 0.36, ये आपका हो गया 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर बटे 0.36। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया, ऊपर आ जाएगा 0.18 ना, 18 कहाँ, 0.18 बटे में 0.36, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2। क्या हुआ, अच्छा स्क्वायर फंक्शन है ना, सॉरी ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। 0.18 गुणे में 0.18 बटे में 0.36,
तो यहाँ कैंसिल करेंगे बट्टे 2 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे हो जाएगा 0.09। ये सही है, मैं ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर था ना ऊपर। आगे चलें। एक तरीका और था, हम सीधा डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। देखिए अगर थोड़ा और दिमाग लगाएं, जैसे ऊपर क्या लिखा है, जैसे आपका ऊपर जो लिखा है वो लिखा है स्क्वायर फंक्शन लिखा है, ठीक ना। ऊपर जो लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और बट्टे में 0.36 लिखा है। ऊपर जो लिखा है वो आपका लिखा है 0.20 माइनस 0.02, ठीक ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। कितने अंक पर? 4 अंक पर। ये 2 अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर दशमलव बन जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे, घटा के स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा और नीचे कितने अंक पर? 2 अंक पर। ऊपर 4 अंक पर, नीचे 2 अंक पर, तो जो भी आंसर कट के बनेगा वो 2 अंक पर दशमलव बनेगा। तो 2 अंक पर दशमलव किस में आ रहा है? बी ऑप्शन। इसलिए केवल वही आंसर हो सकता है और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण की सांद्रता 60% हो? तो एलिगेशन लगा देंगे इसमें, ठीक ना। इसमें क्या लगा देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। 25% है, पहले में कितना सांद्रता है? 25%। 25% है, इसमें मिलाना है 80% वाला और तैयार कितना करना है? कितने का मिश्रण तैयार करना है? 60% का। कितने का? 60% का तैयार करना है। 25% वाला है, इसमें 80% वाला मिलाना है कुछ मात्रा और कितना तैयार करना है? 60% का। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 60 में से 25 जाएगा 35 और 80 में से 60 जाएगा 20। तो कितना रेशियो बनाइए? हाँ 4:7 ना, 4:7। अब आपको एक मात्रा दिया है, कौन सा? 25% वाला। ये कितना था? 36 लीटर था, ठीक ना। यानी कि 4 बराबर कितना दिया है? 36, इसलिए 7 बराबर 63, ठीक ना। 4 9 36, 9 7 63, कितना हो जाएगा? 63 लीटर हो जाएगा। आगे बढ़े, एलिगेशन से कर लेंगे, और भी तरीका है, इसी से करिए ज़्यादा सही है, ठीक ना। बेसिक मत करिए। आगे चलिए, हाँ क्या कह रहे हैं? 63 यार। अरे भाई 4 से जब 4 बराबर 36 है तो 1 बराबर कितना है? 9 है। हमें ये वाली मात्रा बताना है, यहाँ वाला तो इसका अनुपात कितना है? 7 बराबर, ठीक ना। आगे चलिए, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता, ज़्यादा मत सोचा करिए ना। चलिए अगला देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन यार, छूट गया। 11 नंबर तो आप लोग बता ही देंगे। 11 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सही है। पूर्ण संख्या होल नंबर ना? नहीं होगा, पहला गलत है। पूर्ण संख्या 0 सहित, जो आपका पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा, वो क्या होगा? 0 सहित प्राकृतिक संख्या। तो पहला गलत है। पूर्ण संख्या जो है वह 0 सहित प्राकृतिक संख्या होगा। पूर्ण संख्या आपका जो होगा वो होगा 0 1 2 3, इस प्रकार से चलेगा, और जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 2 3 इस प्रकार से चलेगी, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो 0 पूर्ण संख्या में आता है और 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, ठीक है ना। आगे प्रत्येक पूर्णांक
परिमेय संख्या होता है सत्य है ये, ठीक ना। पूर्णांक चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो और चाहे निगेटिव इंटीजर हो, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही जा सकता है, इसलिए वो परिमेय संख्या हो। जैसे पूर्णांक का मतलब 1 या 2 या 3 या 4 या -1 -2 -3, यही तो है पूर्णांक इंटीजर, ठीक ना। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, जरूरी नहीं, ठीक ना। तो आपका 1 और 3 गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर आपका बनेगा डी। ठीक, कंफ्यूजन नहीं किसी को, आगे चलें, बताइए, नेक्स्ट पर चलिए। कंफ्यूजन हो तो बताइए। वही कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या एक हम आपको लिख रहे, देखिए पूर्णांक नहीं है, जैसे क्या 22/7 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये किसमें बन जाएगा, दशमलव में बन जाएगा। पूर्णांक जो होगा दशमलव में नहीं रहेगा, पूर्णांक या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन पूर्ण संख्या में रहेगा। आगे चलिए, तो आपका आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें। देखिए 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है और 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक एक कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। सभी कंडीशन को फॉलो करिए। पहला देखिए, सी ऑप्शन बनेगा। 5 अंकों वाली एक संख्या सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, यानी कि सैकड़े पर सैकड़े के स्थान पर देखना है, तीसरे नंबर पर जो डिजिट आएगी पीछे से दाएं से तीसरे नंबर पर वह 2 आना चाहिए, तो आपका बनेगा सब में 2 आ रहा है, ये तो ठीक है। आगे इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का दुगना है, ये भी सब में आ रहा है, ठीक ना। आगे चलिए, 10,000 पर हाँ एक सेकेंड भाई, सैकड़े का ठीक है, दुगना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, तो 1000 के स्थान पर सब में 0 है, अभी तक सभी ऑप्शन है। आगे चलिए, 10,000 पर स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है, तो यानी कि सैकड़े पर आपका है 2 और इकाई पर है 4, दोनों का योग होना चाहिए 6, अभी तक सही है, सारे ऑप्शन सही है अभी। आगे चलिए, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, तो आपका बन जाएगा 10,000 पर है 6 और दहाई पर आ जाएगा उससे एक कम 5, तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा सी, ठीक ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं, उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए। गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो चाल के बराबर होगा दूरी। चाल के बराबर का मतलब यह है कि चाल के अनुपात में ही दूरी का अनुपात होगा, ठीक ना। चाल के अनुपात में ही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। तो एक की चाल है 3 और एक की चाल है 3.75, ठीक ना। तो ये किसका अनुपात हो गया, स्पीड का। सेम ऐसे डिस्टेंस भी होगा, जो जितना तेज चलेगा वो उतना ज़्यादा दूरी कवर करेगा, तो सेम रिलेशन होगा डिस्टेंस का और स्पीड का, ठीक ना। तो कितना ये अनुपात क्या बन रहा है, 300/375 ना, कितना बन जाएगा, हाँ 12:15 ना,
अरे भाई 300 और 375 का अनुपात, यहाँ 4 बार जाएगा 100 में 25 से 25, 4 बार गया, 4 3 12 हो गया, 12 अनुपात है, इसमें 3 जुड़ जाएगा 15, 12-15 का रेशियो बनेगा ना टाइम का और चाय का ये स्पीड। अच्छा और कट जा रहा ना, ठीक है, 4-5 सॉरी 4-5 हो गया, ठीक ना, 4-5 तो कितने का डिफरेंस है, 1 का, और दूरी में कितने का डिफरेंस है, कितना ज़्यादा चला है। अच्छा टाइम दिया है ना आगे, तो टाइम का रेशियो लीजिए ना, सॉरी भाई टाइम दिया है, स्पीड का जो अनुपात बन गया आपका वो बन गया 4 और 5 का ना, इसलिए टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5-4 हो जाएगा। मैं समझा डिस्टेंस का दिया है, डिस्टेंस का अंतर दिया है, इसलिए वैसा लगा दिए थे। तो आपका 1 बराबर आ जाएगा, 1 बराबर कितना, आधा घंटे, इसलिए इसमें से कोई एक टाइम निकाल लीजिए, चाहे 5 निकाल लीजिए चाहे 4। क्या हुआ, हाँ आजकल आप लोग सही सेट नहीं कर रहे हैं क्या, आधा घंटा हुआ ना, तो 4 बराबर ले लीजिए, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटे, 1/2 गुणे 4, 2 घंटे हुआ, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा, दूरी पूछ रहा ना, बताइए, दूरी पूछ रहा है, तो हमने ये टाइम निकाला है 4, इसलिए स्पीड कौन सी लेंगे, 3.75, तो आपका हो जाएगा 3.75 गुणे 2, 3.75 गुणे 2, जैसा स्पीड होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम होगा, ठीक ना, जो जितना तेज चलेगा उसे उतना कम समय लगेगा, ऐसे याद कर लीजिए, जो जितना तेज चलेगा उसे उतना कम समय लगेगा, तो स्पीड का सीधा उल्टा होगा टाइम का रिलेशन, स्पीड 4-5 है तो टाइम क्या होगा, 5-4 होगा, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक ना, सबको बराबर दूरी चलना तभी ऐसा होगा, पता लगा दूसरा दूसरी दूरी चल रहा, दूसरी दूरी चल रहा तो उसमें नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ऐसा होगा, स्पीड का रेशियो जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। अब आपसे कह रहा है कि आधा घंटे का अंतर है, अनुपातिक रूप से देखिए तो कितना अंतर है, रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 1 बराबर हुआ आधा घंटे, तो चाहे आप ये टाइम निकाल लीजिए और चाहे ये टाइम निकाल लीजिए, हमने 4 बराबर निकाला तो 4 बराबर आया कितना, 2 घंटे, अगर ये टाइम निकालें तो ये स्पीड लेंगे, और जो ये टाइम निकालेगा वो ये वाली स्पीड लेगा, 3 वाली, ठीक है ना, आगे चले उसी के अनुसार दूरी निकाल लेंगे, दोनों से बराबर डिस्टेंस आएगी, अगर ये टाइम निकालेंगे तो ये स्पीड से गुणा होगा, अगर ये टाइम निकालेंगे तो इस स्पीड से गुणा होगा, आगे चलें, क्या हुआ, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, नेक्स्ट पर चलें, ठीक है, भाई मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक ना, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो लिखने लगेगी तो आपकी स्पीड खुद कम हो जाएगी, आप खुद धीमा करने लगेंगे, हम इतना मान के चलते हैं कि उतनी चीज़ें आपको आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी से 50%, ए बी से 50% कार्यकुशल है, सी एक दिन में ए और बी द्वारा किए गए साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो ए बी सी को मिलाकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, प्रयास करेंगे आप लोग, कोशिश करिए। कितना है सचिन, चलिए हम ही कर देते हैं, देखिए कह रहा ए बी से 50% कार्यकुशल है, ए और बी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो, ठीक ना, तो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 150 इसका बनेगा ए का और इसका क्या बनेगा 100,
ठीक ना। ए बी से सॉरी ए जो है बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ये 100 है तो ये 150 है। यहाँ तक बात समझ में आई। और अधिक क्या कहा है, ए बी से 50% कार्यकुशल है। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, ऐसे कर लीजिए। अधिक नहीं कहा है ना। ठीक है, ये 100 है तो ये कितना है 50 है, तो ये हो जाएगा 1 2। इसलिए सी का कितना हो जाएगा 1+2/2 यानी कि 3/2। इसकी क्षमता हो जाएगी 3/2। तो हम सबका साथ में लिख दे रहे हैं। ए बी सी का रेशियो कितना बनेगा 1:3/2 यानी कि 2:4:3। ये हो गई क्षमता। ए बी सी का एफिशिएंसी हो गया ये। और सी करता कितने दिन में है 60 दिन में। सी अकेले कितने दिन में करता है 60 दिन में। 60 दिन में करता सी ना 40 दिन में। सी 40 दिन में करता है। तो कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य क्या हो जाएगा 40 गुणे 3। सी की क्षमता 3 ही तो है, इसलिए कुल कार्य हो जाएगा 40 गुणे 3। कितना हो गया 120। 120 कराना किससे है ए बी सी से कराना है। तो 2 और 4 6 और 3 9, इसलिए समय लगेगा टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता 9। कितना बना 13 सही 1/3 दिन ना। 13 सही 1/3 दिन। क्या हुआ हाँ मैं ध्यान नहीं दिया, मैं समझा अधिक लिखा है 50% लिखा है ना। ठीक है, ए बी से 50% कार्यकुशल है। नहीं नहीं, मैं भी पहले दिमाग नहीं चला कि जल्दबाजी में पड़े। ये आपका हो जाएगा 50, ये 100 होगा तो ये 50 होगा, ऐसे चले। आधा लिख देना चाहिए था, ज़्यादा सही था। ए जो है बी से आधा कार्यकुशल है, या क्षमता लिख देता आधी है। ए की क्षमता बी से आधी है। वैसे भी लिखा 50%, वो भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप गलत पढ़ लेंगे, बात अलग है, दिमाग में गलत चल गया। कितना हो जाएगा 13 सही 1/3। हम पहले ए बी की क्षमता निकालेंगे, फिर सी का कह रहा है कि ए बी के योग का आधा करता है, तो ये 1 + 2 उसका आधा हुआ 3/2। फिर ए बी सी की क्षमता निकाल लिए, तो अनुपात बना दिए 1 2 और 3/2 का। 1 2 3/2 कितना हो गया 2 4 3। तो टोटल क्षमता हो गया 2 4 3 ए बी सी का। अब कह रहा है कि जो सी है वह कितने दिन में करता है 40 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी है कितनी 3। इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 40 गुणे 3 यानी कि 120 कार्य हो गया, 120 यूनिट कार्य हो गया। अब करना किससे है ए बी सी से कराना है कार्य को, तो समय लगेगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता। चलिए आगे चलिए, तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा 13 सही 1/3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान कोण बी कोण सी के मान का से 12 अधिक है। कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है। कोण ए बी सी के मान क्रमशः बताना है। बताइए कर्ण सिंह। हाँ क्या कर रहे हैं, काहे बेसिक कर रहे हैं। तो काहे वहाँ भाग देंगे, सी का 1 दिन का आया 3 यूनिट, जब 40 में 3 से भाग कर देंगे। हाँ हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आ जाएगा। आपने किया है सी का गुणा कर दिया है 3/2 का 40 में, वो भी सही है, तब भी आ गया होगा।
एक ही बात है। आप हमने ABC का प्रॉपर रेशियो निकाल लिया, आपने से केवल C से डायरेक्ट गुणा कर दिया, वो भी सही। जैसे कह रहे हैं कि C का मान ABC का मान जो A का B का आया था 1/2, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। C का आ गया 3/2, ये कह रहे हैं ना। आपने C के इस क्षमता से आपने क्या निकाल लिया, कार्य। तो 40 गुणे 3/2 आपने कर लिया, तो आपका आ गया होगा ये 60। ठीक ना। अब आप जब भाग करेंगे तो 1 + 2 + 3/2 से करेंगे, यानी कि 3 + 3/2 से करेंगे। ठीक ना, यानी कि आप 4.5 से भाग करेंगे। और हमने किससे किया था, 9 से। जब हमने 9 से किया था तो 120 था, अब 4.5 से किए हैं तो 60 है, वही तो हुआ, एक ही बात है ना। आगे चलें। हमने प्रॉपर रेशियो में बदल लिया, आपने डायरेक्ट यहीं गुणा कर दिया, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए। बी ऑप्शन, कोड ए का मान कोड सी के मान से करना पड़ेगा। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है तो करना ही पड़ेगा। कोड ए का मान कोड सी से 12 अधिक है, तो सी का मान लें। सी का हो गया x, तो ए का हो जाएगा x + 12। आगे, कोड बी का मान कोड सी से 4 गुना है, तो बी का हो जाएगा 4x। बी का हो जाएगा 4x। ठीक ना, जोड़ दीजिए सबको। त्रिभुज का कोण है, कोणों का योग 180 होगा, 180 होगा। आपका हो गया 4 1 5 1 6, 6x + 12 बराबर 180। इसलिए 6x बराबर हो गया आपका 168, इसलिए x बराबर हो गया 168/6। किसका चाहिए था हमें? अच्छा, सबका बताना है, कर लेंगे। x बराबर कितना आया? 28। हाँ, तो c हो गया 28, और ये आपका ये हो गया 40, और ये आपका हो जाएगा 28 × 4, यानी कि आपका 112। आगे चलें। 112। नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? तो वही हो सकता है जिसका अनुपातिक योग 12 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे 1 दर्जन आपके पास है, 1 दर्जन है तो आपका एक अनुपात दिया कितना, 3:7। आपके पास 1 दर्जन यानी कि 12 दर्पण है, तो आपका ये योग कितना बना, 10। क्या 10 12 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है? ऐसा तो होगा नहीं कि आप इससे भाग कर देंगे तो दर्पणों की संख्या फ्रैक्शन में आने लगेगी 1.2 में, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि जो आपका 12 दर्पण हैं और ये जो अनुपातिक योग हो रहा है, इसको क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित करना चाहिए, तभी अनुपात बन सकता है। अब आगे 5 7 5 1 है, 5 1 क्या हो गया, 6, यही बनना चाहिए। ठीक ना। अगला है 4 7, 4 7 का क्या बनेगा, 11। अगला क्या है, 3 2, 3 2 का क्या बनेगा, 5। तो ये 12 किससे डिवाइड हो रहा है, केवल इसके अनुपातिक योग से, इसलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, 5:1 बनेगा। ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टूट गए और 2 नहीं टूटे। समझ पाए बात को? अगर हम यहाँ कहें कितना टूट गए कितना बचे, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। कितना टूट गया और कितना बचा, कितने दर्पण बचे, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। या यहाँ कहे तो निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा ना। समझ गए बात जो कहना चाह रहे हैं? कटेगा नहीं। तो दर्पणों की संख्या पूर्ण रूप में आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। तो केवल पूर्णांक किससे आएगा, इसी से आएगा। आगे चलें। मैथ है यार, वास्तविकता से कभी कभी दूर दूर तक मानना आता नहीं रहता। ठीक है ना।
जैसे मैथ में जब वर्क टाइम का क्वेश्चन करते हैं तो प्रत्येक आदमी की क्षमता क्या माना जाता है, बराबर माना जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं रहता है ना। 4 लेबर लगा दीजिए तो जरूरी थोड़ी है कि सभी बराबर कार्य करेंगे। इसलिए तो फिर आगे आया कि कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन, एक की क्षमता 3 है, एक की 4 है, एक की 2 है। ठीक है, आगे चलिए। वैसे दर्पणों की संख्या हो सकता है ये इसको फॉलो करे कि 10 टूट जाए 2 बच जाए, हो सकता है सभी टूट जाए, हो सकता है कि 3 टूटे और आपका 9 बच जाए, तो उसके ऊपर है ना। आगे चलिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। क्या करेंगे कर्ण सिंह, जोड़ने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, किसमें, 1300 में। हाँ, किससे निकालेंगे, वही पूछना चाह रहे हैं, भाग विधि से। ठीक ना, जब जोड़ने या घटाने की बात है तो क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे वर्गमूल। जब भी आपको जोड़ना या घटाना है, जब भी आपको संख्या में जोड़ना या क्या करना है, घटाना है, तो आपको क्या लगाना है, भाग विधि लगाना है। बाकी आप वैसे देख कर बता दीजिए, बात अलग है। ठीक ना, आपको देख कर ही मिल जाए वो भी सही है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर लगाना है तो अगर जोड़ना या घटाना है तो क्या करेंगे, भाग विधि से दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 1300 का क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। 1300 का निकाल लेंगे वर्गमूल, किससे, भाग विधि से। ऐसे बनेगा पेयर, इधर 2 का इधर 2 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक ना, 3 त्रिक 9, कितना आ गया, 4, 400 हो गया, ये हो गया 6। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 36, 3 6 चौक 36, 3 39 चला जाएगा। ठीक ना, तो 6 बार वैसे जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना है तो एक बार अधिक ले जाइए, अगर जोड़ना हो तो क्या करिए, एक बार ज़्यादा ले जाइए। ठीक ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। एक बार जा रहा है कितनी बार, 6 बार, और ले जाएंगे 7 बार। 7 बार ले जाएंगे तो 7 सता 49 और 7 छक 42, 46। ठीक ना, इसका मतलब अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, -69 आएगा। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती अगर कितना और होता, 69 और होता। ठीक ना, 69 इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब भी जोड़ने की बात है तो एक बार अधिक ले जाइए, अगर घटाने की बात होती कितना घटा दें तो जितनी बार जा रहा था उतनी बार ले जाएंगे। ठीक ना, और अगर आपको जितनी बार जा रहा उतनी बार ले जाएंगे तो फिर एक बार लास्ट में एक स्टेप और करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। ठीक ना, समझ गए बात को, आगे चलें। तो ध्यान दें, जब भी आपको जोड़ना है घटाना है तो क्या करेंगे, भाग विधि लगाएंगे। और जब भी आपको क्या करना है, गुणा या भाग, क्या करना है, गुणा या भाग। आपसे कह दे, एक संख्या दे दे, कहे कि इसमें किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए या किससे भाग करें पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस समय आपको मेथड लगाना है गुणनखंड विधि। उस समय क्या करना है, गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक ना, जैसे ऐसे करते, 1300 को क्या करते, इस प्रकार से काटते। समझ गए बात को, तो कॉन्सेप्ट ध्यान, हाँ उसका पेयर बना देते उस समय। आगे चलें, तो आपको समझ ध्यान ये देना, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते, वो अब इसमें भी भाग विधि लगाने लगे। इसमें जब भाग विधि लगा देंगे जो गुणा या भाग वाले में, तो वहाँ नहीं लग पाएगा, या इसमें जोड़ने या घटाने में भाग विधि लगा देंगे तब भी नहीं लग पाएगा। लगेगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको लास्ट में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जब पूर्ण वर्ग संख्या बना लेंगे तो आपको उसमें से 1300 घटाना पड़ेगा। ठीक ना, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया। तब तक वह कितने % का लाभ कमा रहा था, 21% का। कितने परसेंट का, 21% का। 10% का खरीदते समय और 10% का बेचते समय, तो दोनों ही उसका लाभ है, इसलिए 10 + 10 + 10 × 10/100। चाहे ऐसे कर लीजिए XY से, और चाहे ऐसे कर लीजिए, जैसे 100 था, खरीदते समय लिया 10%, 110 हो गया, बेचते समय 10% लिया
121 हो गया, 21% का उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक ना। और चाहे एक्स वाई से कर लीजिए। समझिए जैसे 100 रुपये का कोई चीज़ था तो एक समय खरीदते समय लिया तो 110 हो गया, और फिर बेचते समय लिया तो 121 हो गया, तो उसका कितने परसेंट का लाभ हो गया, 21% का। चाहे ऐसे कर लीजिए 10 + 10 और +10 × 10/100, ये भी हो जाएगा 21% का। चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक ना। आगे चलें। कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत ना हो जिससे। आगे चलिए। दोनों ही उसका क्या है, बेईमानी करता है, इसलिए दोनों में आपका उत्तरोत्तर लाभ का केस लगेगा। चाहे 2xy x² लगा दीजिए, सॉरी 2x + x² चाहे x + y + xy/100 लगा दीजिए। और चाहे 100 मान के कर लीजिए। 100 को करेंगे तो 110 जाएंगे, पहला बेईमानी, और दूसरा बेईमानी 110 से शुरू होगा। 110 से शुरू करेगा तो 121 तक जाएगा। ठीक है ना। 21% का लाभ हो जाएगा उसको। आगे चलिए। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर वह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है संख्या है। तो 60% बराबर क्या है, जब आपने 40 घटा दिया तो संख्या कितनी हो गई, 60% हो गई, 100 हो गया। जब आपने 40 घटा दिया तो संख्या क्या हो गई, 60% हो गई। इसका मतलब 40 आपने घटाया तो संख्या 40% घट गई। इसका मतलब यही तो हुआ, जब आपने 40 घटाया तो संख्या कितनी बच गई, 60% बच गई। इसका मतलब वो कितना कम हो गई, 40% घट गई। तो 40% बराबर 40 है, इसलिए 100% बराबर क्या है, 100 है। आगे चलें। समझे बात कि नहीं। कह रहा 40 घटाने पर 60% बचता है, यानी कि 40% संख्या कम हो गया 40 घटाने से। तो 40% बराबर 40 है, इसलिए 100% बराबर 100 है। और बेसिक करें। देखिए भाई, आपके पास संख्या थी यक्स, यक्स में क्या कर दिया, 40% आपने घटा दिया तो कितना बचा, 60% बचा। 40 आपने घटाया है ना, तो यक्स का 40% ले लीजिए। 40% आपने घटाया तो 40 आपका कम हो गया। ठीक है, बस। और चाहे ऐसे कर लीजिए। देखिए 40% आपने घटाया, 60% बचा, यानी कि 3/5 बचा। तो कितना का घटा, 2 घटा ना, तो 2 बराबर क्या हो गया, 40, इसलिए 5 बराबर 100। चाहे ऐसे कर लीजिए। तरीके कई हैं, आपके दिमाग में इस समय प्रेजेंट में क्या चलता है वो आपके ऊपर है। ठीक ना। जैसे 60% बचा, यानी कि 3/5 हुआ। संख्या क्या थी, 5 थी। संख्या क्या थी, 5 थी, घट के कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कितने कमी हुआ, 2 की कमी हुआ। और जो कि क्वेश्चन में कितने की कमी है, 40 का। 2 बराबर 40, इसलिए 5 बराबर 100। आगे चलें। कई तरीके हैं, जैसा आप करना चाहे। नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की बीमाएँ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। कुल आयतन बटे एक आइस क्यूब का आयतन। तो टोटल आयतन आपका बना लीजिए, और एक एक आयतन से आप कर दीजिए, एक क्यूब के आयतन से भाग कर दीजिए। तो टोटल आयतन हो जाएगा LBH 8 × 5 × 4, 8 × 5 × 4। इसमें एक जो आपका क्या क्या था, वो प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा दिया है 2 है। एक आइस क्यूब का हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो कुल आयतन बटे एक आइस क्यूब का आयतन। ठीक ना। समझे मेरी बात। देखिए एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब 2-2 सेंटीमीटर के लगे हुए हैं, जिसकी बीमा कितना है, 2-2 की है। तो कुल आयतन बटे एक का आयतन पता चल जाएगा कितने आइस क्यूब उसमें रखे जा सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 20।
ठीक है ना, आगे चलें। चलिए, कह रहा है किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए, हाँ ठीक है, देखिए क्या दिया है, 3/7 गुणे 1/4 और गुणे 2/5। इसको गुणाई कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो आपका हो गया 3/70। 3 बराबर दिया है, टोटल संख्या है 70, जिसमें से 3 बराबर आपके पास है। 3 बराबर कितना है, 15। 3 बराबर है 15, इसलिए 1 बराबर 5। हमें आधा चाहिए, संख्या क्या क्या चाहिए, आधा। हमें 70 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 35 चाहिए। 5 गुणे 35 हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, 5 गुणे 35 चाहिए। समझे बात को। जो हर में लिखा है ये टोटल संख्या है, और जो ऊपर आ रहा है जिसके बारे में बात हो रही है वो आ रहा है 15 आ रहा है। ये ऊपर जो 15 के बारे में बात हो रही, 15 ऊपर आ रहा है और नीचे टोटल संख्या आ रही है, ठीक है ना। और बेसिक कर दें तो आपका 5 बराबर हो जाएगा 35 गुणे 5, कितना बनेगा, 165, सॉरी हाँ 175, 175। और बेसिक करें, आपसे पूछ रहे हैं, नए हैं इसलिए। अरे भाई कह रहा संख्या का क्या चाहिए, आधा चाहिए, तो संख्या तो 70 हो गई, उसका आधा 1/2 35 चाहिए हमें, ठीक है ना, उसका आधा चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, हाँ नीचे जो है वो जिसके ऊपर जो है वो जिसके बारे में बात हो रही वो है, और नीचे जो है जिसके सापेक्ष बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए, दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। तो पहले तो जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें आप क्या निकाल लीजिए, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक ना। मीन, मोडियन और मॉड निकाल लीजिए तीनों, कितना आएगा, कितना बनेगा। पहले तो आर्डर में लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, आर्डर में लिखेंगे। तो एक आया है, एक बार एक आया है, और दो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 3, 1 2 3 3 बार आया है, फिर 4, 4 2 बार, 5 2 बार, 6 6 भी 2 बार, 7 आया कि नहीं, 7 नहीं आया शायद ना, 7 नहीं है ना इसमें, और फिर आया है 8, 1 बार ना, यही है ना। चलिए, इसमें बहुलक तो आपको क्या मिल जाएगा, 3, बहुलक मिल जाएगा 3, बहुलक हो गया 3। इसका माध्य निकाल लीजिए, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या है, तो माध्यिका हो जाएगी 7वीं संख्या। माध्यिका क्या होगी, 7वीं संख्या, ठीक ना। अगर 13 है तो माध्यिका क्या होगा, 13 + 1/2, 13 + 1/2 वहाँ टर्म ना, तो यानी कि 7वां टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, 4 होगा। इसका जो माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्यिका, माध्यिका या मीडियन हो जाएगा 4, और माध्य क्या हो जाएगा, कुल योग बटे संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होगा माध्य। कितना हो रहा है योग, हाँ इसी से मिल जा रहा, अरे तो निकाल तो लीजिए माध्य यार ऑप्शन मिल जा रहा, ठीक है। माध्य कितना आएगा, हम ही करें, हाँ
1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 और प्लस 8। तो हो गया आपका 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 प्लस 8 22, 22 10 32, 32 12 44 और 44 8 52 बटे 13 ना, 52 बटे 13 कितना आ गया था 4। ये हो जाएगा माध्य 4। क्या बताना हमें, इसमें आंकड़े दिए गए हैं, सॉरी कंडीशन दिया गया, बताना कौन किसके बराबर है। माध्य बराबर बहुलक है, यही तो गलत है, पहला ही तो गलत है ना, माध्य बराबर बहुलक नहीं है, ठीक ना, बाकी सही होगा इसका मतलब। आगे चलें, चलिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो इसका क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक ना, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे किसका, 294 का। तो 294 का फैक्टर क्या आया बताएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बन रहा 7 7 का, और 2 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसमें 1 2 और 1 3 से क्या करेंगे गुणा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। आगे चले, अगला है आपसे कह रहा है एक टायर में 2 पंचर है, पहला पंचर अकेले, क्वेश्चन भी बदलते रहिए भाई, 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलाकर कितनी देर में टायर की पूरी हवा निकाल सकते हैं। वैसे करेंगे जैसे वर्क टाइम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। एक कितने समय में हवा निकाल देता है, 9 मिनट में, और अगला 6 मिनट में, ठीक ना। एक जो है वो मान लीजिए ए है, वह 9 मिनट में, और बी जो है वह 6 मिनट में, तो एलसीएम कितना हुआ 18, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, इसलिए साथ में अगर देखेंगे तो समय लगेगा 18/5, 18/5, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 3 सही 3/5 मिनट, 3 सही 3/5 मिनट, ठीक है ना। ये इसका समय हो गया निकालने का हवा, इसका समय हो गया टोटल ले लिए, तो इसको कहते हैं कुल कार्य, और ये इनकी हो गई अलग अलग क्षमता। आगे चलें, हाँ अलग अलग तो दिया ही, उसमें करने की फिर क्या ज़रूरत है, अलग अलग तो पहले से दे रखा है ना। एक 9 मिनट में निकाल सकता है, एक 6 मिनट में, तो पहले से दे रखा है ना, उसमें अलग अलग दिया ही है। एक साथ देगा तो अलग अलग निकालेंगे ना, तो पहले से अलग अलग दिया तो अलग अलग निकालने का क्या मतलब, फिर कोई मतलब ही नहीं। आगे चलिए, वो तो अलग अलग टाइम दिया ही ना कार्य करने का। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हाट पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 6%, 7% का लाभ और 6% के हानि के बीच का डिफरेंस कितना है, 13% का डिफरेंस है। 7% का लाभ है और 6% की क्या है, हानि है। अगर इसको देखेंगे तो डिफरेंस कितने है, 13% का डिफरेंस है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 13%। 13% बराबर दिया है कितना, 104 रुपये, इसलिए 1% बराबर कितना बनेगा, 8 रुपये, इसलिए 100% बराबर कितना बनेगा, 800 रुपये। सीपी पूछा है ना, ये हो जाएगा। आगे चलें,
डिफरेंस समझ पाए हैं ना, लाभ हानि का है इसलिए 13% दिखाई पड़ेगा। लाभ लाभ का होता तो 1% दिखाई पड़ते, लाभ हानि का होगा तब भी 13 दिखाई पड़ेगा। ठीक ना, लाभ हानि रहेगा तो प्रतिशत जुड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, वहीं से लिया गया। आगे चलिए। आगे चलिए, सही कह रहे हैं आप, उसी से लिया गया। आगे चलिए, नंबर लाइन पे ले सकते हैं, जैसे ऐसे भी ले सकते हैं। ये प्लस, ये यक्स है, ये यक्स डैश है। इधर ये 7 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो इसके बीच का गैप कितना है? 13 है। चाहे ऐसे कहीं, एक ही बात है ना। हाँ, गैप जो होगा, गैप निकालना है तो गैप आपका 7 और 6 जुड़ जाएगा ना, 13 हो जाएगा। हाँ, दोनों माइनस में होगा तब भी घटेगा। जैसे एक आपका 5% का हानि है और एक 13% का हानि है, मान लीजिए 14% का हानि है, तो आपका लेंगे तो 8% का दिखाई पड़ेगा गैप। ठीक ना, गैप 8% का दिखाई पड़ेगा। लाभ हानि है तो जुड़ेगा, लाभ लाभ है तो घटेगा, हानि हानि है तो घटेगा। बस ऐसे चाहे याद करिए। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1/12 होगा। ठीक ना, 1/12। 1/12 होगा। स्पीड का ही रेशियो पूछ रहा ना, 1/12 का बनेगा। और डिस्क्राइब करें, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ? स्पीड निकाल लीजिए। 360 डिग्री घूमने के लिए मिनट के घंटे की सुई को कितना समय लगेगा? 12 घंटे। 360 डिग्री पूरा अगर घूमना है तो कितना घंटे लगेगा? 12 घंटे लगेगा। ठीक ना, तो 360/12 हो गया इसका स्पीड। और मिनट को, मिनट वाली सुई को 360 घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 1 घंटे लगेगा। तो 360/1 हो गया। ठीक ना, स्पीड का रेशियो हो गया। कितना हुआ? 1:12 हुआ कि नहीं? 1:12 हो गया। समझे बात? छोटी छोटी चीज पूछ लेते हैं यार, बिना अगर मतलब वाला। चलिए। ऐसे आपको टिक करना है तो साफ साफ दिख रहा है कि मिनट वाली, घंटे वाली सुई धीमी चलेगी, मिनट वाली तेज चलेगी ना, तो 1 घंटे 12 सही बनेगा। ये तो ये एकदम बेसिक है ये। आगे चलिए, 50 डिग्री कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। एक आपका पूरक कोण है, एक संपूरक कोण है। पूरक कोण होगा 190, सॉरी, पूरक कोण होगा 90 और संपूरक कोण होगा 180। ठीक ना। चलिए, तो जिसका 25 है उसका पूरक कोण क्या बनेगा? जैसे 25 है तो उसका पूरक कोण बनेगा 90 - 25, 65। और जो संपूरक कोण है 125, इसका हो जाएगा 180 - 125, 15 है। हाँ तो ठीक है, बोल दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए, 15 है तो काहे परेशान है, 15 है, ये 15 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 75। ये कितना बनेगा? 55। दोनों का क्या बताना है? ऐड बताना है, सम बताना है। 120 हो जाएगा। हाँ, 5 7, हाँ 13 होगा। आगे चलें, अगला बताइए, कौन बताएगा अगला? 28। सचिन बताएंगे इसको। नहीं, हाँ
इनवर्स फंक्शन बहुत पढ़े हैं इंटर में। अरे यार, ऐसे याद कर लीजिए, बात से याद कर लीजिए। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स, ये भी होगा π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स, ये भी होगा π/2। ठीक है ना। अब तो हो जाएगा। क्या लिखा है, कास इंटू कास और ब्रैकेट में लिखा है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कासेक इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका कास π/2। और कास 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना, कास 90 का मान हो जाएगा 0। टफ नहीं है यार, आसान ही है। ठीक ना, कि अब याद, जैसे ये याद है जिसको उसके लिए आसान है, नहीं याद है तो थोड़ा टफ है। आगे चलें, नहीं याद है तब भी कर लेंगे, 3 4 5 मान लीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, नेक्स्ट पर चलिए। अगला ग्राफ नहीं लगा रहे हैं ना, हाँ, उसको क्लोज कर दीजिए, ग्राफ ऐसे करा देते हैं। देखिए 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी ए के लिए वर्ष 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने % की कमी हुई है। तो ए का देखना है, ए का आपका कौन सा है, ऊपर वाली लाइन है कि नीचे वाली, ऊपर वाली लाइन है ए वाला। ठीक ना, तो ऊपर वाली लाइन में 2015 का देखिए है 5 और 2016 में कितना है ये 4। 5 से घट के कितना हो गया है, 4 हो गया है। कितने % की कमी हुई है, 20% की। ठीक ना, 2015 में ए का है 5, लाइन में देखेंगे तो 2015 में जो आपका है ए का वह डाटा है 5 और 2016 में ये हो गया है ए का 4। कितने का घटोत्तरी हुआ या कमी हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो 20% हुआ, साफ साफ दिख रहा है। ठीक ना, 20% होगा। अगला पाई चार्ट पर आ जाइए, कराना नहीं पड़ेगा ना, हो जाएगा ना। 5 से 4 होना 20% की कमी। ठीक ना, चलिए 1/5 भाई, 1/5, 1/5 20% ही तो होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत के रूप में। जब भी आपको ग्राफ करना है तो पूरा ग्राफ नहीं पढ़िए, सीधा क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक ना, सीधा क्वेश्चन क्या दिखा है, किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्रीय कोण का मान लगभग कितना है। तो किसान कितना है, 11%। 100% किसको दर्शाएगा, 360 डिग्री। 100% किसको दर्शाएगा, 360 डिग्री को दर्शाएगा, इसलिए 11% दर्शाएगा। 360/100 गुणे 11, तो आपका हो जाएगा 639, यानी कि 396। तो आपका एक अंक पर दशमलव 39.6। ठीक है ना, 39. क्या हुआ, कट गया है क्या, क्या नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ कर दें, रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या दिया था, देख लें भाई, 2 वाले भी देखें।
कह रहा है कि 100% जो है वो दिखाएगा 360 डिग्री का, हमें बता रहा है किसान के बारे में। तो किसान का जो है 11% है, तो आपका बनेगा 360/100 और गुणे 11, एक जीरो काट देंगे, पहले 11 से गुणा करेंगे फिर दशमलव लगाएंगे। तो 36 में 11 का गुणा होगा तो 6 लिखा जाएगा, 6 3 9 और 3 लिखा जाएगा बटे 10, यानी कि 39.6 डिग्री। अब ठीक है, ठीक है, चलिए 39.9 डिग्री। अरे 40 लगा लीजिए महाराज, 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 39.6 आ रहा है, तो 40 लगा लेंगे। किसी क्वेश्चन है, बंद कर दीजिए।